चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। आज की ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी की चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्बनिक पदार्थ से रिलेटेड। या जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेली अपनी जो क्लास होगी उस क्लास में पहले एक शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। तो आज हमने क्वेश्चन लिया है, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन का कारण क्या है। हमारे पृथ्वी में जो भी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जिसको जलाने में कार्बन निकले। इंसान हो सकता है, इंसान को जलाने में कार्बन निकलता है। मार्कर हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, जलाने में कार्बन निकलेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जिसे जलाने में कार्बन निकलता उसे कार्बनिक कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन का कारण क्या है? अपघटन का मतलब कि उसे चेंज कर देना, टुकड़े टुकड़े में बांटकर उसके मूल रूप को समाप्त करके कोई दूसरा रूप बना देना। इसका कारण क्या है? विषाणु, कवक, जीवाणु। ये क्वेश्चन आपका आया है 1979 में, इसके बाद 2013 में आया है। इसका मतलब क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाया था ना कि एक 1990 के आसपास का क्वेश्चन आया था। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि यार वो क्वेश्चन जब इतना पुराना है तब दोबारा रिपीट कहां से करेगा। आप देख लीजिएगा दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है। क्वेश्चन आएगा, रिपीट करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये चीज आपको पता कब चलेगी? जब हम आज की क्लास कर लेंगे तो अपने आप इसका आपको आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन है ए बी, ए सी, ए बी सी, बी सी। विषाणु, कवक, जीवाणु, और चौथा था इनमें से कोई नहीं, वो मैंने हटा दिया है। ये तो आपको पता चलेगा आज की क्लास में। दूसरी चीज पता चलेगी, आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में हम पढ़ेंगे खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहां से होता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपने सुना होगा बहुत छोटे छोटे शब्द जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नो डाउट आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश संश्लेषण के साथ दो शब्द और आपको बताता हूं, शायद आपने ना सुने हो। रासायनिक संश्लेषण सुना है आपने? शायद सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण तो सबने सुना है। हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक संश्लेषण क्या होता है। साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा कोशिकीय संश्लेषण क्या होता है, इसी में आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्पादक किसे कहते हैं। शाकाहारी मांसाहारी आपको पता है। अपघटक बताओ किसे कहते हैं। अपघटन, अपघटक, अपर्दहारी शब्द नाम सुना होगा। अपर्दहारी क्या होता है? अपर्दहारी ऊपर वाले मुझे पता, आपको पता है। शाकाहारी, मांसाहारी ये आपको पता है, उत्पादक भी पता है। इसके बारे में गड़बड़ है, एक और शब्द इसमें नहीं लिखा है, हम पढ़ेंगे अपर्दहारी, वो भी पढ़ेंगे। पोषी स्तर क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। हर जगह से इनमें रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने यहाँ पे छोटा और आसान क्वेश्चन क्यों लिखा, ताकि टाइम ना लगे क्वेश्चन लिखने में। हमारा उद्देश्य पढ़ाना, तो मैं पढ़ाकर आपको दे दूंगा, ये क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा। इसके बाद की जो अगली क्लास होगी ना, उसमें हम लोग करेंगे परितंत्र। पिछली क्लास में आपको बताया था परितंत्र करवाने के लिए, तो जो परितंत्र होगा वो परितंत्र में हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड, पिरामिड कैसे होते हैं, ऊर्जा पिरामिड वगैरह, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और एक क्लास और बचेगी, उस क्लास में हम लोग जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के, वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बेसिक से जो रिलेटेड होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, है ना। तो अभी 2 क्लास इसकी और लगेगी। इसके बाद फिर हम लोग अपना, याद करो हमने बताया था टॉपिक ए बी सी डी, तो वो टॉपिक ए उठाएंगे, फिर वहां पे करेंगे। अभी आपका ना ये बेस कंप्लीट हो जाएगा कि अगर बात कभी आएगी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, तो फिर ये शब्द आपको टर्म से याद रहेंगे। तो इसलिए ये आपका क्या बेसिक है, एबीसीडी है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्या है? एबीसीडी है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक आज का। पहले पढ़ेंगे खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये सारा कुछ। हेडिंग डाल लीजिए, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। कहते हैं खाद्य श्रृंखला। इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा उसे कहां से मिलती है? ऊर्जा उसे मिलती है भोजन से प्राप्त होती है। किससे मिलती है? भोजन से। और ये भोजन कहां से आता है? भोजन आता है किसी जीव को खाने से। जीव का मतलब पेड़ पौधा भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। मैंने आपको जीव की डेफिनेशन पहले क्लास में पढ़ाई थी, इसीलिए पढ़ाई थी ताकि फिर ये बार बार टेंशन ना हो कि अब जीव किसे कहते हैं। जीव में केवल इंसान ना समझ लेना, गाय भैंस ना समझ लेना, इसका मतलब जीव का मतलब सब कुछ होता है। ठीक है, तो इस वजह से खाद्य श्रृंखला का मतलब आपको बताता हूं, जीने के लिए ऊर्जा, ऊर्जा के लिए भोजन, और भोजन मिलेगा कहां से? जीव से भोजन हमें क्या होता है? मिलता है। और जब कोई जीव को खाएगा तो उसी से शुरू होता है श्रृंखला। किसी जीव को खाना श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण, एक होती है घास। घास को खाता है टिड्डा। घास से ऊर्जा कौन लेता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? चूहा। देखो, घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद चूहा। ये जीव हैं जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। चूहे को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। ये एक चेन बन गई। ये क्या बन गई? चेन। और ये जो चेन बनी, ये जो श्रृंखला बनी, ये खाने से रिलेटेड है, भोजन से रिलेटेड है। इसे ही कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। क्लियर हुआ? खाद्य श्रृंखला किसे कहेंगे? खाद्य श्रृंखला जीवों का खाद्य अनुक्रम होता है। खाद्य श्रृंखला अनुक्रम मतलब एक सेट है। घास को चूहा नहीं खा सकता, घास को टिड्डा, टिड्डा को चूहा, चूहा को सांप, सांप को बाज। यही एक सीक्वेंस होता है और इस सीक्वेंस को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। ओके, चलिएगा। तो आपको डेफिनेशन पता चली खाद्य श्रृंखला की, लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक नए पॉइंट पर जिसका नाम है खाद्य जाल। हटा दे। ओके, खाद्य जाल के बाद, खाद्य श्रृंखला के बाद अगला नंबर आता है खाद्य जाल का। हम लोग बात करते हैं खाद्य जाल क्या होता है। ये खाद्य जाल थोड़ा सा श्रृंखला जो होती है ना, उसी श्रृंखला का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न को ही कहा जाता है खाद्य जाल। पैटर्न कैसे बनेगा आपको बताते हैं, किस तरह से पैटर्न बनता है। बहुत अच्छे से पैटर्न बनेगा। अभी जस्ट हमने बात की टिड्डा की। एक हो गया आपका टिड्डा, घास, चींटी। चींटी जानते हैं ना, काले रंग की छोटी सी होती है। मकड़ी, वनस्पति। वनस्पति मतलब घास हो गया, घास के अलावा जो भी छोटी छोटी वनस्पति किसी प्रकार की हो सकती है, चींटी हो सकती है, मकड़ी हो सकती है, टिड्डा। ये हमने अपने हिसाब से समझने के लिए यहाँ पे कुछ नाम लिख लिए। गिलहरी, चूहा, गौरैया, तितली। तितली जानते हैं, बटरफ्लाई जिसको शायद बोलते हैं इंग्लिश में। लोमड़ी, सांप, उल्लू। ये हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं सारी चीजें। ठीक है, एक हो गया बाज।
टिड्डा, घास, चींटी, मकड़ी, वनस्पति, तितली, उल्लू, गौरैया, सांप, चूहा, लोमड़ी, बाज। ये सब हैं क्या? ये सब जीव हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना अवश्य पड़ता है, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। अब देखिए, गिलहरी क्या खाएगी? गिलहरी टिड्डा भी खा सकती है, गिलहरी घास भी खा सकती है, चूहा घास खाएगा, घास मतलब गाजर वगैरह, गौरैया मकड़ी खाएगी और चींटी खाएगी, तितली वनस्पति, वनस्पति मतलब जैसे कि फूल वगैरह से रस निकालना, लोमड़ी, लोमड़ी गिलहरी भी खाएगी और लोमड़ी चूहा भी खाएगा, सांप चूहा को खाएगा, सांप गौरैया को खाएगा, उल्लू क्या करेगा? उल्लू गौरैया को खाएगा, प्लस उल्लू तितली को भी खा सकता है अगर मिल जाए। बाज किसे खाएगा? सांप को खाएगा, और कई बार लोमड़ी को भी पा जाता है तो लोमड़ी को भी खा लेता है, और उल्लू पा गया तो उल्लू भी खा लेता है, क्योंकि उल्लू दिन में नहीं उड़ता, डरता है। ये क्या बन गया? ये बन गया पैटर्न, एक जाल हो गया, नेट बिछ गया। आपको दिख रहा है? देख लेता हूं जरा, क्योंकि मेरे पास कोई चलाने वाला तो है नहीं, मैं खुद ही चला रहा हूं। तो कुल मिला के आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक जीव किसी ना किसी पर निर्भर जरूर है। देखो, अगर सांप की मात्रा बढ़ी तो सांप गौरैया ज्यादा खाएगा, चूहा ज्यादा खाएगा, इनकी दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चींटियों की संख्या बढ़ी तो लोमड़ी का भोजन ज्यादा हो जाएगा, लोमड़ी की संख्या बढ़ जाएगी। लोमड़ी की संख्या बढ़ेगी तो सांप के लिए और उल्लू के लिए भोजन ज्यादा हो जाएगा गौरैया की संख्या बढ़ने से। अगर उल्लू की संख्या बढ़ गई या सांप की संख्या बढ़ गई तो बाज के लिए भोजन आसान हो जाएगा, तो बाज की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बाज की संख्या घट गई, समाप्त हो गई, तो सांपों की संख्या बढ़ जाएगी। सांपों की संख्या बढ़ेगी तो गौरैया चूहे की संख्या समाप्त हो जाएगी। जब इनकी संख्या, क्योंकि सांप सारा खा डालेगा, अगर ये दोनों समाप्त हो गए तो नीचे वाले इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी और ये प्रकृति का विनाश करना शुरू कर देंगे। अगर जिस पैटर्न पर ये बना हुआ है इसी पैटर्न पर बना रहेगा तो कहेंगे खाद्य जाल संतुलित है, विकास संतुलित है। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहीं से कहना शुरू हो जाता है कि खाद्य जाल में समस्याएं आ रही हैं, और अब हमारा जो पर्यावरण है वो पर्यावरण क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, पर्यावरण के सामने समस्याएं आ रही हैं। कुल मिला के प्रत्येक प्रजाति एक दूसरे प्रजाति का क्या करती है? भक्षण करती है, और इस भक्षण के रूप में जो नया पैटर्न बनकर आता है उस नए पैटर्न को ही कहा जाता है खाद्य जाल। अब खाद्य जाल का महत्व तो क्या है? खाद्य जाल का महत्व, खाद्य जाल हम पढ़ क्यों रहे हैं? खाद्य जाल का महत्व क्या है? आपस में जुड़े हैं। खाद्य जाल में देखो ये सब क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते, परस्पर निर्भर होते हैं। परस्पर निर्भर का मतलब एक समाप्त हुआ तो दूसरा अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, अलग अलग नहीं रह सकते। पदार्थों का संचरण, पदार्थों का क्या होता है? यहां पे संचरण होता है। टिड्डा की ऊर्जा लोमड़ी में गई, लोमड़ी की ऊर्जा गिलहरी, गिलहरी की ऊर्जा लोमड़ी, लोमड़ी की ऊर्जा बाज में। मतलब यहां एक ऊर्जा स्तर बनता है। ये इसके अपने कुछ महत्व हैं। अगर आपको खाद्य जाल के बारे में लिखने के लिए आ जाता है
जीएस थर्ड पेपर जो कि इकोनॉमी वाला होता है, उसमें अगर यहाँ पे आ जाता खाद्य जाल के बारे में लिखने के लिए, तो कम से कम आपके पास 3-4 पॉइंट होने चाहिए जिस पर आप कम से कम 20 से 25 शब्द लिख पाए, ताकि आपके नंबर, आपके मार्क्स क्या हो जाए, आपको अच्छे से मिल जाए। खाद्य जाल के बाद हमारा अगला टॉपिक था लिखते चलिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ बिना लिखे काम नहीं चलेगा। खाद्य जाल के बाद अगला नंबर आता है खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन आपका जो आता है वो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ। खाद्य श्रृंखला का आखिर प्रारंभ कैसे होता है? हमारे यहाँ जो खाद्य श्रृंखला है उसका शुरुआत कहां से होता है, उसके बनने का काम, वो अपने चलने का काम किस तरह से करती है। आखिर हमारी दुनिया में, हमारी पृथ्वी में खाद्य श्रृंखला बनती कैसे है और ये किस प्रकार से काम करती है, इस पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं कैसे बनती है। खाद्य श्रृंखला का जन्म दो प्रकार से होता है। एक खाद्य श्रृंखला का जन्म होता है सूर्य के द्वारा या सूर्य की सहायता से। एक होता है बिना सूर्य की सहायता के। सूर्य की सहायता से जो होता है वो दो जगहों पर होता है। एक होता है स्थल में या वनस्पति में। एक होता है जल में या जलीय जीवों में, या जीवों को हम कह सकते हैं वनस्पति। एक होता है बिना सूर्य के। बिना सूर्य के भी दो जगहों पर होता है। एक होता है स्थल में जीवों में, और एक होता है जल में या जलीय वनस्पति में। ये जो जल है ये 75 मीटर की गहराई तक, ये 75 मीटर से नीचे। सूर्य का प्रकाश पानी में केवल 75 मीटर की गहराई तक जा पाता है। यहीं तक सूर्य तप होता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी पानी में 75 मीटर तक ही जा पाती, उसके नीचे नहीं जा पाती। और आपने पढ़ा होगा महासागर हमारे कई कई किलोमीटर गहरे होते हैं। अब अगर कई महासागर कई किलोमीटर गहरे हैं तो फिर उसके नीचे भोजन कैसे बनेगा, उसके नीचे किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें वनस्पति में सूर्य के प्रकाश से जो होता है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ये दोनों नाम सेम सेम है, ठीक है। स्थल में जो जीवों से होता है वो आपका खाने से, भोजन से, जिसका नाम दिया जाता है कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय संश्लेषण, कोशिकीय संश्लेषण। इसे कहते हैं रासायनिक संश्लेषण।
चीजें क्लियर होनी चाहिए। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किस तरह से होता है? खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होगा प्रकाश संश्लेषण से होगा, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी और टॉपिक डी। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ प्रकाश संश्लेषण से शुरू होगा। प्रकाश संश्लेषण के बाद वो कोशिकीय श्वसन में जाएगा और रासायनिक श्वसन में जाएगा। कुल मिला के अगर किसी व्यक्ति को खाने की जरूरत है तो खाना बनेगा कहां से? कहीं ना कहीं तो खाना बनाने की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं से तो खाना उत्पादन की जरूरत होगी। अब आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि वनस्पति को खाता है चूहा, टिड्डा। इसका मतलब वनस्पति कहां से आई? क्वेश्चन आता है कि वनस्पति कहां से आई? अगर चूहे को भोजन वनस्पति से मिला तो वनस्पति कहां से आई? दैट्स मीन कि वनस्पति जो है वो कहीं ना कहीं से उसको भोजन मिला होगा, तभी वनस्पति का जन्म हुआ। तो वनस्पति को जो भोजन मिला वो सूर्य के प्रकाश से मिला। जो वनस्पति आती है वो सूर्य के प्रकाश से उसका जन्म होता है। सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी होती है, जो ऊष्मा होती है, वो ऊष्मा पानी के साथ साथ वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उस पौधे के कुछ कण, अणु, वो सब आपस में मिलकर उस पौधे के लिए कार्बोहाइड्रेट का जन्म करते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कहने का मतलब वनस्पति में जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में होता है। जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है तो उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो होता है ग्लूकोज। किसी भी वनस्पति को जीवित रहने के लिए, आगे अपना विकास करने के लिए जरूरी है कि वो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाए। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने के लिए उनके शरीर में एक लवण होता है, एक तत्व होता है जिसे वर्णक कहते हैं, उसका नाम होता है हरित लवक, क्लोरोफिल कहते हैं। ये आपका जो हरित लवक होता है, इसी के सहारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये जो हरित लवक होता है, इस हरित लवक में मैग्नीशियम की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? मैग्नीशियम की। अगर आपको याद हो तो मैंने कल की क्लास में आपको पूछा था कि जो आपका क्लोरोफिल होता है उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें कौन सा तत्व अधिक होता है? उसमें अधिक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की सहायता से वनस्पति अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं। वनस्पति क्या करते हैं? अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं। और ये जो भोजन बनाते हैं, इस भोजन का ही नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? प्राथमिक उत्पादक। ऐसे लोग जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है, उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो अपने लिए स्वयं से खाना बना लेते हैं। और जब वनस्पति स्वयं से अपना भोजन बनाती है तो उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से उन्होंने क्लोरोफिल के साथ मिलकर अपना वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और साथ में पानी की मात्रा उनके पास थी, और तीनों ने मिलकर वनस्पति के लिए कार्बोहाइड्रेट का विकास किया, जिससे वनस्पति बढ़ना शुरू हुई। तो ये यहां से शुरुआत होती है वनस्पति की, यहां से शुरुआत होती है चीजों की, भोजन की। अब जब इनका भोजन बन गया, इनका भोजन बनने के बाद यही भोजन कौन ग्रहण करते हैं? टिड्डा। मतलब एक से लेकर दूसरे जीव में भोजन का ट्रांसफर होना शुरू हो गया, उसे छोड़ते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा प्रकाश संश्लेषण का जलीय जीवों में किस प्रकार से भोजन बनता है। देखो, सूर्य का प्रकाश 75 मीटर की गहराई तक पानी में जाता है। अभी जब 75 मीटर की गहराई तक जाएगा तो वहीं पर ये केवल भोजन बना सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपने स्थल में भोजन बनाने की बात की, उसी तरह से यहां भी ये भोजन अपना बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपको ये चीजें आसानी से याद रह सकती हैं। सेम टू सेम पानी और जल में कार्बन ये 75 मीटर की गहराई तक जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सेम टू सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कमी नहीं होती। याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट वनस्पति का ग्लूकोज होता है, जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, उनके शरीर में वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला भी याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट, और हमारे लिए ऑक्सीजन वही छोड़ते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई दोनों जगहों पर, तो इनसे वनस्पति बनेगा। स्थल में छोटे छोटे पौधे, समुद्र में भी शैवाल वगैरह बनेंगे, और फिर उनको छोटी मछलियां खाएंगी, और वो छोटी मछलियों को थोड़ा सा बड़ी मछलियां, केकड़ा, झींगा और ये ऑक्टोपस खाएंगे, फिर उनको बड़ी मछली खाएगी, फिर उनको बड़ी मछली, इस तरह से उनका एक अपना खाद्य जाल बनना शुरू हो जाता है।
स्थल की बात करें तो स्थल में जो बनता है एक तो वनस्पति हो गया, और जब बिना सूर्य के स्थल में बनेगा उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जैसे टिड्डा, टिड्डे ने प्रकाश संश्लेषण से जो पैदा हुआ था, जो पेड़ पौधा पैदा हुआ था, जिसका जन्म हुआ था, जो वनस्पति आई थी, उस वनस्पति को टिड्डे ने खाया। अब टिड्डा उस वनस्पति के छोटे छोटे टुकड़े करेगा शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर वो टूटना शुरू होता है। जो ग्लूकोज लिया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, वो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सहायता से उसे तोड़ना शुरू करता, टूटना शुरू हो जाता है। टूटने से शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारे शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि वनस्पति के भोजन बनाने में सहायक होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कोशिकीय श्वसन का मतलब हमारे शरीर के अंदर, जैसे ये हमारा हाथ है, अगर हमने हाथ को मोड़ा तो जितनी जगह से मूव होगा उतनी जगह पर हमें ऊर्जा की जरूरत होगी, और ये जो ऊर्जा आती है ये हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में भरे खून से आती है, उसे शरीर का ऊर्जा कह सकते हो। तो ये जो टूट रहा है, ये जो शरीर के अंदर भोजन बन रहा है, शरीर के अंदर जो ऊर्जा बन रही है, ये कोशिकाओं के अंदर होती है, सेल्स के अंदर होती है, उसे कोशिकीय संश्लेषण भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है रासायनिक संश्लेषण का। रासायनिक संश्लेषण, देखो मैं जितना बोल रहा हूं सब सिर्फ सुनना नहीं है, ये आपको सारा लिखते जाना था। नहीं लिखा है तो वीडियो पीछे का बैक करो और फिर से वहां से इसको कंप्लीट करना शुरू करो, सारा लिखते जाओ, नहीं तो ये आपका भूल जाएगा कहाँ मैग्नीशियम मिलता, कहाँ क्या मिलता, फिर गड़बड़ हो जाएगा। रासायनिक संश्लेषण की बात करें तो रासायनिक संश्लेषण जो आपका होगा ये वनस्पति में होता है। कहाँ की वनस्पति में? 75 मीटर की गहराई में जल में, समुद्र में जो 75 मीटर का गहरा, उसके नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता, तो फिर वहां आपने जरूर सुना होगा कि कई बार हमारी पृथ्वी से ज्वालामुखी फटकर बाहर आता है, तो पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा बाहर आती है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी में ऊर्जा होगी नीचे। तो नीचे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे पानी में, ऊपर के पानी का दबाव नीचे के पानी के दबाव में ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये पानी का पूरा लेयर है, तो यहाँ वाले पानी के ऊपर दबाव कम होगा, उस नीचे वाले पानी के ऊपर दबाव ज्यादा होगा, उसके नीचे वाले में और ज्यादा दबाव होता है। ये प्रेशर होता है। आप साइकिल में हवा भरते हैं, तो साइकिल जब आप हवा भरते हैं तो हवा भरने में नीचे का पंप गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आप प्रेशर दे रहे हैं तो गर्म हो जाता है। पानी जब ऊपर से अपने ही पानी के ऊपर प्रेशर करेगा तो नीचे के पानी का प्रेशर बढ़ेगा, तो वहां पर एनर्जी ऑटोमेटिक जनरेट होती है। प्लस पृथ्वी की नीचे की सतह में बहुत ज्यादा तापमान होता है, पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, और इतनी ज्यादा गर्म है कि द्रवित अवस्था में है, जो अंदर है वो द्रव अवस्था में है पृथ्वी का अंदर, तो वहां से इनको थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल जाती, छोटे छोटे वनस्पतियों को, तो वहां भी वो जीवित रहने के योग्य हो जाते हैं। ज्यादा गहराई तक ये नहीं होता है, बहुत कम गहराई तक ही होता है। तो ये आपका खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहां से हुआ, याद रखेंगे। सबसे पहले वनस्पतियों ने स्वयं का भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाना शुरू किया, यहीं से खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, और यही कोशिकीय श्वसन में जब ये लोग मर जाएंगे, इनका मृत्यु हो जाएगी, तो इनकी शरीर में अपघटन होगा, टूटेगा, मरने के बाद लोगों को जमीन में फेंक दिया जाता है, इनके शरीर से फिर से वही चीजें निकलकर जमीन में मिल जाएगी। कहने का मतलब हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और मरने के बाद वो उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसका मतलब ये एक पूरा साइकिल हो गया जो कि आसानी से चलता रहता है। सबको ऊर्जा हमसे मिलेगी, हमको उनसे। अभी क्या करना है, खाद्य श्रृंखला के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लीजिएगा। इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से लिख लीजिएगा। 1-2 पॉइंट बोल देता हूं। देखो, ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण बंद हुआ तो यह सब के लिए हानिकारक होता है। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, जो रासायनिक संश्लेषण होता है ना, उसमें हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन प्लस सल्फर दोनों मिलकर रासायनिक संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लिख लीजिएगा, सल्फर और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्रिया करते हैं रासायनिक संश्लेषण में। ये जरूर लिख लीजिएगा, 100% सल्फर और हाइड्रोजन मिलकर ही यहाँ पे क्रिया करते हैं, उसके बिना ये काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, महत्व में आपने एक तो लिख लिया कि जीवों के लिए ये क्या है, आवश्यक है, और दूसरी बात, खाद्य श्रृंखला के प्रारंभ में ही ऑक्सीजन का निर्माण शुरू होता है, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वनस्पति भोजन नहीं बनाएंगे तो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से होता है। अभी आपका खाद्य श्रृंखला हुआ। खाद्य श्रृंखला के बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर।
खाद्य श्रृंखला में आपने क्या पढ़ा? खाद्य श्रृंखला में आपने पढ़ा कि सबसे पहले होते हैं उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? वनस्पति, पेड़ पौधे। ये आपके क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, जो शुरुआत में क्या करते हैं? भोजन बनाने का काम करते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और इन उत्पादकों को भी कुछ लोग शुरुआत में क्या करते हैं? खाते हैं। सभी नहीं खाते, लेकिन कुछ लोग इनका भी सेवन करते हैं। उत्पादक को भी कुछ लोग क्या करते हैं? खाते हैं। इन्हें कौन खाते हैं? इन्हें खाते हैं खरगोश, टिड्डा। उत्पादक को, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे को कौन खाता है? खरगोश खाता है। अर्थात खरगोश और टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। खरगोश और टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। खरगोश, टिड्डा, बकरी, गाय, ये सब क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, जो कि पेड़ और वनस्पति को खाते हैं। जो उत्पादन हुआ उसे खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें खाते हैं। कुछ हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो खरगोश और टिड्डा को भी खाते हैं। इन्हें कौन खाता है? इन्हें खाता है शेर, इन्हें बाघ खाता है, इन्हें लोमड़ी खाती है। अगर ये प्राथमिक थे तो बाघ, शेर, लोमड़ी क्या हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता। बाघ, लोमड़ी, ये सब क्या हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। इनको कौन खाता है? इनको खाता है बाज। इनको कौन खाता है? बाज। इसका मतलब द्वितीयक को खाने वाला क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। एक हो गया प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक। यहां पे आपके सामने बहुत सारे, इसे आप मानो ए, इसे मानो बी, इसे सी, और ये हो गया डी। ए बी सी डी। खाद्य जाल में यही होता है कि पहले उत्पादन होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, और इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता होंगे। कहने का मतलब शुरुआत होगी, कुछ लोग खाएंगे, फिर कुछ लोग खाएंगे, और फिर कुछ लोग खाएंगे। और बड़े खुशी की बात है कि ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब हरी घास, हरी सब्जी खाने वाला नहीं, उत्पादक को खाने वाला शाकाहारी कहलाएगा। डेफिनेशन बदल गई। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो चीजें बदल जाती हैं, आपके पास ओरिजिनल चीजें आती हैं। अगर ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ते तो शाकाहारी का मतलब वही होता, हरी साग सब्जी खाने वाला, मांस ना खाने वाला ना। उत्पादक को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है। ऐसे भी हो सकता है कि दूसरे श्रेणी वाला भी कुछ घास खाता हो ना, प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वही कहा जाएगा क्या? शाकाहारी। बाघ, लोमड़ी, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, उसे कहा जाता है मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता को ही क्या कहा जाता है? मांसाहारी। तृतीयक उपभोक्ता को भी कहा जाता है मांसाहारी। कोई दिक्कत? यहां तक
एक प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक नया टॉपिक, ऐसे लोग जो इन सब को खाएंगे, ऐसे लोग जो इनको सब कुछ भी मिले हम सब कुछ खा लेंगे, ऐसे लोगों को कहा जाता है सर्वाहारी। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। उदाहरण इसके सुअर, मनुष्य। ये सुअर हो गया, मनुष्य हो गया, भालू हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये ऐसे लोग हैं जो सब कुछ खाते हैं। चाहे शाकाहारी दे दो, चाहे मांसाहारी दे दो, ये छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ इनको खाना है। इनका उद्देश्य ही क्या है? सब कुछ खाना है, सारी चीजें ग्रहण करनी, यही इनका अपना उद्देश्य है। अब तक आपने जो टर्म्स पढ़े उनमें उत्पादक पढ़ा, उपभोक्ता पढ़ा। एक उत्पादन करता है, एक उपभोक्ता है। एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता। शुरुआत में जो भोजन बनाता है उसे हम कहते हैं उत्पादक, और जो उत्पादक को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। लिख लिया? आगे चले। ओके, आपने ये दो चीजें पढ़ी थी ना, उत्पादक और उपभोक्ता। अब एक नया इंटरेस्टिंग चीज, ये जो लोग होते हैं जो भोजन बनाते हैं, वनस्पति थी, वनस्पति ने भोजन बनाया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डा आया, टिड्डे ने घास खा ली ऊपर से, क्या जड़ भी खाएगा? नहीं, जड़ बच गई। उपभोक्ता मनुष्य, मनुष्य ने कुछ खाया, इसके बाद उसने मल का त्याग किया। जानवरों ने कुछ खाया, कुछ छोड़ दिया, जो पड़ा रह गया, जो मल के रूप में रह गया। इनसे दोनों से कुछ अपशिष्ट बचता है या निकलता है। इनसे कुछ अपशिष्ट निकलता है, इनसे कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो अभी क्या रह जाएंगी? जो अभी बची रह जाएंगी। जैसे क्या क्या बचा रह जाएगा? जैसे मृत शरीर, जैसे मल, जैसे वनस्पति। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिनका यूज नहीं किया जाता, जैसे हड्डी वगैरह जो कि बच जाती है, बाद में पड़ी रहती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि कूड़ा करकट लिख लीजिएगा। कचरा, ये सब क्या हो गया? ये बच गया। आज देख लीजिएगा कचरा कितनी बड़ी समस्या है। ये सारी चीजें क्या हो गई? बच गई। अगर मृत शरीर पड़े रहेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। कचरा पड़ा रहेगा तो प्रदूषण होगा, सब मर जाएंगे। तो जरूरी था कि इनसे जो चीजें बची हैं इनको भी कुछ लोग खाने वाले पैदा हों, इनको भी ग्रहण करने वाले कुछ लोग पैदा हों। इसके लिए प्रकृति ने दो लोगों को बनाया, अपशिष्ट को पचाने के लिए, खाने के लिए। दो लोग आए सामने, एक का नाम अपघटक, एक का नाम अपर्दहारी। एक का नाम अपघटक और एक का नाम अपर्दहारी, पचे हुए चीजों को पचाने के लिए। इनका दोनों का काम क्या है कि इन सब को समाप्त कर देना, इनको प्रकृति से गायब कर देना, इन दोनों का काम होता है। अपघटक क्या होते हैं? चीजों को दूसरी चीजों में तोड़ देते हैं। जैसे मृत शरीर पड़ा है तो ये मृत शरीर को खाएंगे और खाकर मृत शरीर से
स्वयं को ऊर्जा लेंगे और अपने साथ कुछ नई ऊर्जा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। हमारे शरीर से भी ऊर्जा निकालने का काम ये दोनों लोग मिलकर करते हैं। कचरा है, कचरा किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अपघटक और अपरधारी कचरे से ऊर्जा निकालते हैं और फिर वह ऊर्जा हमारे काम में आती है। चाहे वो ऑक्सीजन के फॉर्म में निकालें, मीथेन के फॉर्म में निकालें या फिर हाइड्रोजन के फॉर्म में निकालें। अगर ये कुछ भी करते हैं, खाना पचाते हैं, तो खाना पचाने से कुछ निकलता है, इनसे हमें प्राप्त होता है खाना पचाने में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये हमें इनसे क्या चीजें, ऐसी तमाम चीजें इनसे हमें क्या होती है, मिलती हैं। आपने नाम सुना होगा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये चीजें इनसे हमको क्या होती हैं, मिलती हैं। कई बार हमें इनसे जल की भी प्राप्ति होती है, पानी की भी इनसे प्राप्ति हमें होती है। किससे, अपघटक से और अपरधारी से हमें पानी की भी प्राप्ति होती है। एक चीज बची, अपघटक किसे कहते हैं और अपरधारी किसे कहते हैं। अपरधारी किसे कहते हैं, कूड़ा करकट खाने वाले। ऐसे लोग जो कूड़ा करकट खाते हैं, ऐसे जीव जो कूड़ा करकट खाते हैं, उन्हें अपरधारी कहा जाता है। जैसे अपरधारी किसे कहा जाएगा, उदाहरण लिख देता हूं, यहां पे ऊपर लिख देता हूं, मकड़ी, चींटी, कॉकरोच, दीमक, और क्या हो सकता है, जो कूड़ा करकट खाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रह गया मक्खियां। ये कूड़ा करकट मल वगैरह खाने का ये सारा, मक्खियां, मकड़ी, चींटी, कॉकरोच, ये क्या होती है, कूड़ा करकट को खाने वाले जीव होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपरदहारी कहते हैं। इसके अलावा बचा अपघटक। मृत शरीर को विघटित करना, मृत शरीर को विघटित करना। जैसे कौन कौन इसमें आएगा, इसमें आएगा कवक, शैवाल, जीवाणु। ये जो कवक शैवाल होते हैं ना, ये हमारे शरीर का किसी भी मृत शरीर में ये पहुंच जाते हैं और फिर वहां से उस चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। जैसे आपके पेट में भी बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो आपके खाने को पचाते हैं और पचाने के बाद उससे एनर्जी ले लेते हैं। वो एनर्जी हमारे काम में आती है। आपने सुना होगा बड़ी आंत में 3000 से ज्यादा प्रकार के वहां पे बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे, जो हमारे लिए अच्छे हैं। इसका मतलब ये भोजन को तोड़कर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये अपघटक भी जरूरी हैं, जो कि पचाने में काम देते हैं। चाहे वो अपशिष्ट हो, जैसे हमारा मल होता है पेट में, तो वहां भी सारे रहते हैं और वहां से एनर्जी लेकर वहां से पानी अलग कर लेते हैं और उससे जो ऊर्जा वगैरह होती है, दवा वगैरह जो होती है, वो भी यहाँ से ग्रहण किया जाता है। अपघटक में क्वेश्चन आया था शुरुआत में, जो मैंने बताया था कि अपघटक किसे कहते हैं। कवक, जीवाणु, शैवाल, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, ये अपघटक कहलाती हैं। अपरधारी में मकड़ी, चींटी, दीमक, ये सब आते हैं। अगली चीज आती है, ये जो अपरधारी हैं, इनका महत्व क्या है। अपरधारियों का महत्व क्या है, मैं बोले दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, 1-2 पॉइंट करके लिख लीजिएगा। इनका महत्व क्या है, जो आपके अपघटक हैं, इनका महत्व क्या है। सॉरी, आप कैमरा नीचे चला गया। मैं बोल देता हूं, जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये रुक नहीं रहा अभी, फिर से सेट करना पड़ेगा इसको।
तो हम लोग लिख रहे थे, लिख लीजिएगा, अपघटक और अपरदहारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका। ये इसके बाद हम लोग करेंगे पोषी स्तर, पीछे का रह गया थोड़ा सा, लिख लीजिएगा। अपघटक और अपरदहारी दोनों वियोजन और अपघटन में सहायक होते हैं। वियोजन, वियोजन मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, अपघटन उसका यूज कर लेना। और लिख लीजिएगा, दोनों जब मृत पदार्थों को खाते हैं तो उससे एक प्रकृति का चक्र बनता है। वो उसे दूसरा खाएंगे, दूसरे तीसरे का, तीसरा चौथे को, इस तरह से क्या होता है, एक चक्र बनता रहता है। और दोनों अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपरदहारी की तुलना में अपघटक अतिरिक्त कार्य करते हैं, क्योंकि वो परितंत्र में ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। अपरदहारी की तुलना में अपघटक ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में ऊर्जा भी उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके अपघटक होते हैं ये चीजों को चेंज कर देते हैं दूसरे फॉर्म में, जबकि अपरदहारी जैसे मकड़ी, चींटा, इनसे सबसे हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती। ये अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, इनसे दूसरे लोगों को फायदा नहीं होता है। तो ये था। अगला है अंतिम आज का टॉपिक, पोषी स्तर। पोषी स्तर एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस तरह के पोषी होते हैं। पोषी स्तर का मतलब होता है खाद्य श्रृंखला में स्थान। किसी भी व्यक्ति, जीव, प्रजाति, समुदाय का किस जगह पर स्थान मौजूद है खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला में अपने 4 स्तर होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम आता है उत्पादक। उत्पादक में प्रमुखतः वनस्पति होते हैं जो अपने लिए भोजन और उत्पन्न स्वयं करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपने लिए स्वयं भोजन उत्पन्न करते हैं। इन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं, क्योंकि स्वयं भोजन अपने लिए बनाते हैं। इनका यूज करने वाले होते हैं शाकाहारी, जो क्या करते हैं, प्रथम पोषी स्तर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और इनका यूज करने वाले होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी मतलब जो शाकाहारी को खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे मांसाहारी कहा जाता है। और जो इन सब को ग्रहण करे उसे कहा जाता है सर्वाहारी। सर्वाहारी की अपनी चतुर्थ पोषी स्तर में श्रेणी होती है। ये जो सर्वाहारी होते हैं ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का मिक्सचर होता है। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए भालू किस पोषी स्तर में आएगा तो चतुर्थ में आएगा, जबकि वह तृतीयक उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या, तृतीयक, पोषी स्तर में चतुर्थ में आएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। स्तर, पोषी स्तर ये यहां पे है, और वहां पे आपने पढ़ा था प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता मीन्स अलग, पोषी स्तर अलग। वहां पे जब आप उत्पादक पढ़ रहे थे तो उसमें से उपभोक्ता उत्पादक में ये जो प्रथम पोषी था ये उत्पादक था, बाकी सब उपभोक्ता थे। यहाँ सबको एक एक पोषी स्तर में बांट दिया गया है, सब अपना अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये सब परपोषी होते हैं, दूसरे से भोजन ग्रहण करने वाले होते हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पारितंत्र, और पारितंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड कितने प्रकार का होता है, जलवायु में परिवर्तन किस तरह से होता है, बायोम वगैरह के प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने सुना होगा ऊर्जा पिरामिड या नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र किस तरह से सर्कुलेट करते हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।